नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाली एक गवर्नमेंट बॉडी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आज का लेक्चर। लेकिन इससे पहले कि मैं ये लेसन शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। सबसे पहले जान लें कि क्या चीज़ है। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी, एक स्पेशल काम करने वाली एक्सपर्ट्स की संस्था है, स्पेशलाइज्ड बॉडी, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया था। तो वह एक्ट जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया वह है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। और ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए बनाया गया था। ठीक है। और इसका प्रमुख काम क्या था? इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, इनसे रिलेटेड केसेस का जल्दी डिस्पोजल किया जाए, इफेक्टिव डिस्पोजल किया जाए, इसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शॉर्ट में एनजीटी कहेंगे हम लोग। तो एनजीटी जो है वो इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए बनाया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के विषय में। तो यहाँ पर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल यानी समय सीमा क्या है इसकी? 6 महीने की समय सीमा होती है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो रिसर्च भी करता है, सुनवाई भी करता है और अपने फैसले भी जल्दी से जल्दी सुनाता है और बहुत हद तक सुओ मोटो एक्शन भी लेता है। एनजीटी का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो दुनिया का भारत, with the establishment of NGT, India became the third country in the world, दुनिया का तीसरा कंट्री बन गया जिसका खुद का एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है, जिसका खुद का स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इससे पहले दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है। ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में से भारत पहला देश बना जिसके पास खुद का स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, क्योंकि भारत इस तरह का मात्र तीसरा देश बना जिसका खुद का एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है। और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो भारत पहला देश बना। एनजीटी जो है वो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम। ये मैं अभी जिक्र कर चुका हूं कि एनजीटी को मैंडेट है, एनजीटी को निर्देश है कि एनवायरमेंटल इश्यूज पे 6 महीने के अंदर सुनवाई और डिस्पोजल करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं एनजीटी के पास जिसे सालों साल नहीं खींचा जा सकता है, जिसमें जल्दी डिस्पोजल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा इशू है कि उसका प्रभाव पूरे के पूरे देश पर पड़ता है, न सिर्फ देश पे बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाया जा सकता है। हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, और उसके बाद भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में इसके अलग अलग रीजनल ऑफिसेज हैं। तो एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, और इसके रीजनल ऑफिसेज हैं भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि एनजीटी का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। और ये सभी 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं और दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और कंसल्टेशन किया जाता है उनके अपॉइंटमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से।
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनजीटी के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। एक सिलेक्शन कमेटी भी होती है जो कि जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स की नियुक्ति करती है, और यह कमेटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स के बारे में कि 10 मिनिमम हो सकते हैं और 20 मैक्सिमम हो सकते हैं। यानी मिनिमम 10 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। उसी प्रकार से 10 मिनिमम एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं और 20 मैक्सिमम एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं। अब इसके पावर्स और जुरिस्डिक्शन के बारे में जानते हैं। ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन सभी सिविल केसेस में भी है इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। यानी कि जो सिविल केसेस होते हैं, कई बार वो जमीन जायदाद या पेड़ पौधे या नदी तालाब के लिए होते हैं, लेकिन उसमें यदि कोई ऐसा चीज छुपा हुआ है जिससे एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, तो एनजीटी का जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर आता है। ठीक है। और एक स्टैट्यूटरी एडजुडिकेटरी बॉडी होने के नाते कोर्ट में फाइल एप्लीकेशन की जा सकती है। एनजीटी जो है एक अपीलेट के रूप में भी काम करता है और एज अ कोर्ट सुनवाई कर सकता है। सिविल कोड प्रोसीजर 1908 के अनुसार सुनवाई करने का बाध्यता जो है वो एनजीटी के पास नहीं है। एनजीटी अपने हिसाब से नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी सुनवाई कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोर्ट जो है वो सिविल प्रोसीजर के अनुसार सुनवाई करती है, लेकिन एनजीटी के पास एक स्पेशल अधिकार है कि वह सिविल प्रोसीजर 1908 के अलावा भी अपनी जो सुनवाई है वो नेचुरल जस्टिस के अनुसार कर सकता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देखिएगा। ठीक है। कोई भी ऑर्डर, डिसीजन या अवार्ड पास करने के पहले प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटैंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड अदर पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है, जो कि इसके एनजीटी के पावर्स के अंतर्गत आता है। तो मोटे मोटे हिसाब आप ये समझ लीजिए कि एनजीटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी केस में आ सकती है, बीच में स्वयं सुनवाई कर सकती है और नेचुरल जस्टिस का पालन कर सकती है। प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए भी अपने फैसले दे सकती है। एनजीटी जो है एक ऑर्डर निकाल के विक्टिम्स, जो कि पोल्यूशन के विक्टिम्स हैं, उनको रिलीफ और कंपनसेशन भी दे सकती है। ठीक है। उनको मुआवजे देने का हुक्म दे सकती है। और कोई और एनवायरमेंटल डैमेज हुआ तो खास तौर से ये जो रिलीफ है वो विक्टिम एक सिंगल नहीं हो सकता है, पूरे क्षेत्र के लोगों को भी कंपनसेशन और रिलीफ देने के लिए एनजीटी बोले। तो एनजीटी के पास जो है वो इस तरह के काफ़ी अधिकार होते हैं कि वो नेचुरल जस्टिस कर सके। अब जैसे विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन वगैरह ये जो बात हुई, उसमें क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी? एक्सीडेंट ऑकरिंग वाइल हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस, जैसे सपोज पटाखे, जैसे सपोज डायनामाइट्स वगैरह का जहाँ पे बनना होता है, जैसे जहाँ पे कोयले की खदानें वगैरह होती, यहाँ पर इस तरह से जो एनवायरमेंटल डैमेजेस हो सकते हैं जिन जिन जगहों पे, वहाँ पे विक्टिम्स को पोल्यूशन वगैरह का केस भी इसमें ले लीजिएगा ना, तो विक्टिम्स को रिलीफ और कंपनसेशन देने का एनजीटी जो है वो आदेश दे सकती है। प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा बनाने का आदेश दे सकती है। एनवायरनमेंट जो है वो खराब कर दी जाए तो वापस से एनवायरनमेंट को सुधारने का जो है वो आदेश एनजीटी दे सकती है। बहुत सारे अधिकार इस मामले में एनजीटी के पास हैं। एनजीटी अब चूंकि एक ट्रिब्यूनल है, इसलिए इसके जो भी आदेश होते हैं वो सिविल कोर्ट के डिक्री के रूप में काम करते हैं। सिविल कोर्ट का डिक्री जितना महत्व रखता है, जितना पावर रखता है, उतना ही एनजीटी का ऑर्डर रखता है। एनजीटी जो है वो
पेनल्टी भी दे सकता है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी यानी कैद भी दे सकता है अप टू 3 इयर्स, फाइन भी लगा सकता है 10 करोड़ रुपए तक का। हालांकि 10 करोड़ रुपए अधिकतर जो है कि कोई ऐसा हजार्डस कंपनी हो, कोई ऐसी फैक्ट्री हो, उन पे नॉर्मली लगाया जा सकता है, या फिर ये फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही इम्पोज कर सकते हैं। तो एनजीटी के पावर्स आप समझ गए होंगे, अब उसके जो जुडिशियल पावर्स हैं वो आप अब समझ गए होंगे कि उसके पास कैद में डालने का भी अधिकार है, उसके पास 10 करोड़ रुपए तक का फाइन भी लगाने का अधिकार है, और या फिर अगर लगता है कि क्राइम ज़्यादा सीरियस है तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही लगाने का अधिकार है। ठीक है। और एनजीटी के विरुद्ध यदि कोई भी अपील की जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है, उसकी अपील की जा सकती है किसी भी एनजीटी के ऑर्डर की, और वो 90 डेज के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो दाखिल करनी पड़ेगी। एनजीटी जो है वो कुछ लॉज के अधीन भी काम करती है। हालांकि मैंने जैसे आपको कहा कि नेचुरल जस्टिस को भी प्रैक्टिस कर सकती है, तो कुछ ऐसे लॉज भी हैं जिन लॉज को ध्यान में रखते हुए एनजीटी सुनवाई करती है, जिसमें से वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 आता है, जिसमें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आता है। ये पूरा देखिए ऊपर से नीचे चलेगा ना, ये बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। जैसे 74 में ये एक्ट आया, 77 में ये आया, 80 में आया फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके बाद फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 आया यहाँ पे, 86 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद 91 में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया, उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है। तो ये वो कुछ एक्ट हैं जिनके बिहाफ पे एनजीटी अपनी सुनवाई करती है। अब एनजीटी के बारे में एक चीज और हम लोगों को जानना आवश्यक है कि एनजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स क्या थे। ये जजमेंट्स जान के आप फिर समझ में आ जाएगा कि एनजीटी किस प्रकार से काम करती है, कार्यप्रणाली क्या है और किस चीज को बचा रही। 2012 में पॉस्को नाम की एक स्टील कंपनी ने एक एमओयू साइन किया उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक स्टील प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन एनजीटी ने उस ऑर्डर को, इस एमओयू को सस्पेंड कर दिया क्योंकि इससे लोकल कम्युनिटी और आसपास के फॉरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता था। तो इस पूरे के पूरे इतने बड़े एमओयू को, जो कि पॉस्को और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, एनजीटी ने खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या एनजीटी के कंसर्न्स होते हैं। 2015 में एनजीटी ने ऑर्डर किया कि सभी डीजल व्हीकल जो है वो जो 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं वो दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन हो रहा था। 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हुआ था यमुना नदी के किनारे, और वहाँ पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट किया गया था, तो एनजीटी ने 5 करोड़ का फाइन लगाया था। ये आपको हो सकता है कुछ लोगों को ध्यान भी हो, 2017 में ये काफ़ी विवादित मुद्दा था, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पेपरों में छपा था, टीवी में आया था। एनजीटी जो है 2017 में एक उन्होंने बैन लगाया प्लास्टिक बैग्स पे, जो कि 50 माइक्रोन थिकनेस से कम वाले थे, क्योंकि इससे एनिमल डेथ, क्लॉगिंग सुअर्स एंड हार्मिंग द एनवायरनमेंट भी हो सकता था। क्लॉगिंग सुअर्स का मतलब हुआ कि नालियां बंद हो रही थी या इस तरह से पानी जो रुकता है ना, वो सब हो रहा था। तो काफ़ी एनवायरनमेंट के में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान जो है वो एनजीटी रखती है, और उसके पास काफ़ी सारे जुडिशियल पावर्स भी हैं जिनका वो इस्तेमाल सही समय पर करती भी है। तो ये था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के बारे में। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।